गांधी परिवार सामने होता है तो स्मृति ईरानी जी आक्रामक हो जाती हैं। आपसे ही क्यों झगड़ा होता है? उनकी मैं दुखती रग हूँ। आप लड़ाकू हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। मैं उन औरतों में से हूँ जो अगर आप गाल पे एक तमाचा मारे तो मैं हाथ तोड़ दूंगी। अक्सर आपका वो सिलेंडर वाला फोटो विपक्ष सामने लेकर आ जाता है। तब सिलेंडर का दाम आज के दाम से ज्यादा था। सिलेंडर ही नहीं, चाहे टमाटर हो, चाहे प्याज हो। आप पहले पत्रकार नहीं है जिसको मैंने ये विश्लेषण दिया है। तो क्या आपको लगता है कि महंगाई बढ़ी नहीं? गरीब को गरीब रहने दो तो ये वोट देता रहेगा, क्योंकि गरीब हाथ फैलाता रहेगा। आज उन्होंने कहा कि 2024 में हम नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। 2019 में भी बोला था। चीन हमारे घर में घुस आया है। क्या लगता है देश पढ़ता लिखता नहीं है क्या? विधानसभा चुनावों में क्या स्थिति रहने वाली है? बाकी राज्य तो छोड़िए, दिल्ली में ही आपको एक दर्शन दे चुके हैं। जब भी अडानी का जिक्र होता है वो सरकार को घेरने के लिए होता है। गौतम अडानी का पूरा धंधा जो है तब शुरू हुआ जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। 2023 में एक बार फिर से राहुल गांधी ताल ठोकने जा रहे हैं। सोनिया जी ने फोन करके कहा मेरे बेटे के लिए 1 लाख वोट ट्रांसफर कर दो। लोग कहते थे एक्टर है तो मतलब बेवकूफ होगी। हो सकता है कि राहुल ना लड़े, प्रियंका गांधी लड़े। आपको पहले जाके मायावती जी के पांव पड़ के वोट मांगना पड़ेगा। आज हमारे साथ हैं देश की केंद्रीय मंत्री, लेकिन उससे भी बड़ा परिचय अमेठी की दीदी स्मृति ईरानी जी। स्मृति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने एबीपी न्यूज को समय दिया। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप बेटी बन के आई थी, दीदी बन गई, अब तो निवासिनी भी बन गई, क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं ये आपका अपना मकान है। मैंने अमेठी की जनता से एक वादा किया था कि अमेठी के राजनीतिक इतिहास में कभी भी अमेठी के सांसद ने अपना यहाँ कभी घर नहीं बनाया, और मेरा संकल्प आज इस घर के बनने से पूरा होता है। अभी अधूरा है। मैं आधा अधूरा तो पूरा जीवन है, जीवन भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन हाँ घर जल्द पूरा हो जाएगा। लेकिन मेरा संकल्प कम से कम ये पूरा हो गया कि अपने परिवार के लिए अपने घर की नींव यहाँ पर मैंने रखी। और परिवार से मेरा मतलब वो नहीं जिनसे खून का रिश्ता है मात्र, बल्कि वो जिन्होंने मुझे अब दीदी कहा है अमेठी में। अब अमेठी की पहचान कई बार राहुल गांधी, गांधी परिवार, अब आपसे और भारतीय जनता पार्टी से भी हो रही, लेकिन राहुल गांधी परिवार की अमेठी और स्मृति की अमेठी में क्या अंतर है? देखिए, भाजपा और कांग्रेस की अमेठी में जमीन आसमान का फर्क है। आज जब आप यहाँ आए हैं तो बोइंग नाम की एक विश्वविख्यात कंपनी ने सीटी स्कैन की मशीन अमेठी को समर्पित की। यहाँ पर रूम टू रीड नाम की एक संस्थान ने स्कूली बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए, सिर्फ स्कूली पढ़ाई नहीं बल्कि वैसे ही किताबें पढ़ने की व्यवस्था को यहाँ पर बोइंग के सौजन्य से सुदृढ़ किया। लेकिन बोइंग का यहाँ पर कोई व्यवसाय नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब गांधी परिवार ने यहाँ पर अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि रखी, मेरा ये अनुमान है कि उनका दृष्टिकोण कभी भी अमेठी का उत्थान नहीं था। उनकी 3 पुश्तों ने यहाँ पर गरीबों के झोपड़ियों में जाकर निश्चित रूप से अपनी फोटोज खिंचवाई, निश्चित रूप से खाना खाया। मेरा शायद कहने का ये तात्पर्य सही होगा, दे रोमांटिसाइज्ड पॉवर्टी, कि गरीब रहना एक उत्तम विचार है। और मोदी की अमेठी में, योगी की अमेठी में फ़र्क यह है कि एस्पिरेशन जो है, एक संभावना जो है उत्तीर्ण होने की या नए आसमान छूने की, वो समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति की अब न सिर्फ अभिलाषा बची है बल्कि उनके जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो आज अमेठी में जब आप चर्चा करते हैं तब और अब में क्या फ़र्क है, ये वो लोकसभा क्षेत्र है जिसने केंद्र में कांग्रेस में अपना सांसद एक भेजा जिनकी माताजी की सरकार थी। ये वो लोकसभा क्षेत्र है जिसने सपा के गठबंधन वाली प्रदेश की सरकार देखी, जो याराना साइकिल पर भी रहा हाथ का। ये वो पृष्ठभूमि है जिसने मायावती जी का भी गठबंधन देखा। बसपा सपा कांग्रेस की अमेठी, ये कहना उचित होगा, क्योंकि 19 हो या 14 ये तीनों राजनीतिक दल बीजेपी के सामने लड़े, तो हम एक थे वो 3। और फर्क ये है कि 19 के चुनाव के बाद 1,23,000 लोगों के घरों में कभी बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचा था। ये कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था 2014 के चुनाव से पहले कि अमेठी जैसे गढ़ में कांग्रेस के, जिसने कई प्रधानमंत्री राष्ट्र को दिए, 1,23,000 घर बिना बिजली के होंगे। 3 लाख घरों में टॉयलेट नहीं है। हाँ, पहुंची है। और जहां जहां नई वसाहट है या नया मकान लोग बनाते हैं तो प्रशासन के पास आते हैं कि मुझे बिजली का आप कनेक्शन दीजिए, प्रशासन त्वरित रूप से समाधान देती है। लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 3 लाख
परिवारों के पास अपना शौचालय नहीं है। अमेठी में राष्ट्र में चुनौती लोग कहते थे हाँ है, अमेठी में नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे गांधी खानदान वर्षों वर्ष रह चुका है। 90,000 परिवारों को अब तक उनके घर की चाबी मिल चुकी है। इसका मतलब अगर प्रति परिवार आप 4 नहीं 3 सदस्य भी गिने, 2,70,000 लोगों के पास कभी घर नहीं था। ये लोग कल्पना नहीं कर सकते थे अमेठी के बारे में, क्योंकि देश में ये खुशफहमी थी कि अमेठी है, राहुल गांधी रहे, राजीव गांधी रहे, सोनिया जी हैं, इंदिरा जी है, तो यहाँ का तो बिल्कुल कल्याण हो चुका है। लेकिन वो लोग तो अमेठी को के मालिक अपने आप को मानते हैं। देखिए, मालिक और परिवार मानना, उनका मानना है कि इंदिरा जी, राजीव जी, संजय जी, उसके बाद राहुल जी। मेरा ये मानना है कि अपने आप को मालिक मानना, उस स्वभाव से ही ये लक्षण दिखते हैं जो कांग्रेस के राज में अमेठी में विशेष दिखे। जब आप इस पृष्ठभूमि को परिवार मानते हैं तब आपको खलता है कि 3 लाख परिवारों के पास आज तक टॉयलेट नहीं था। खाद की पहली रैक, ये किसी की भी कल्पना के बाहर है कि अमेठी में आपने 4 पीढ़ियां गिना दी, लेकिन खाद की पहली रैक मोदी के राज में उतरी। तो जो अपने लोकसभा क्षेत्र में, जिसका वो बार बार उल्लेख करते मेरा परिवार है, क्या कोई अपने परिवार को शौचालय से वंचित कर सकता है जानबूझ के? मैं समझ सकती हूँ आप कहें कि केंद्र में विपक्षी दलों की सरकार है, आपकी केंद्र में सत्ता रही 50 साल से ज्यादा, आप यहाँ से सांसद 4 पीढ़ियां रहे, आपके मित्रों ने प्रदेश में सरकार बनाई, आपके पास क्या एक्सक्यूज था? शायद आपको ये भ्रम था गरीब को गरीब रहने दो तो ये वोट देता रहेगा क्योंकि गरीब हाथ फैलाता रहेगा। आप 2014 में लड़ने आई हैं, चुनाव हार गई, लंबा अंतर रहा 1,07,000 के आसपास का। 2019 में आप लड़ने आई, आप 55,000 से ऊपर वोटों से जीती। 2023 में एक बार फिर से राहुल गांधी ताल ठोकने जा रहे हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान आपने सुना ही होगा, अजय राय जी का। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी फिर से अमेठी से। कोई चुनौती मानती हैं आप? देखिए, लोकतंत्र का तकाजा ये है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी में मेरा जो संगठन में आगमन हुआ पहली बार, मैं 27 साल की थी जब साल 2003 में वेंकैया नायडू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मैं महाराष्ट्र में युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष बनी थी तब। उससे पहले मैंने हिंदुस्तान में स्वास्थ्य की दृष्टि से यूएसएड और WHO के एम्बेसडर के रूप में सेवा दी थी, और वो सेवा देना शुरू की थी जब मैं 24 साल की थी। अब एक ऐसे परिवार से आना जो निम्न मध्यम वर्गीय है, जो गरीबी से उठ के वहां तक पहुंचा, एक सामान्य औरत के लिए राजनीति में आना वैसे भी विषम माना जाता था। और अगर आप मीडिया की पृष्ठभूमि से हैं तो लोग कहते थे एक्टर है तो मतलब बेवकूफ होगी। तो एक, आपकी उम्र कम है, आप 27 साल के हैं, दूसरा आप एक्टर रह चुके हैं तो लोग कहते हैं निश्चित रूप से सीरियस नहीं होगी, और आप औरत हैं और आप किसी बड़े राजनीतिक घराने से नहीं है। तो ये 4 डिसएडवांटेजेस मेरे पास लोगों के दृष्टिकोण से रहे। अब 2003 की उस पृष्ठभूमि से चलते चलते 4 में मेरी पार्टी ने कहा चांदनी चौक से लड़ो। अच्छा, हम जाके नहीं कहते कि हमको यहाँ से लड़ना है, पार्टी में बड़े कहते हैं आपको कहाँ से लड़ना है। वहां भी जब मैं लड़ने गई थी नीरज जी, उससे पहले मैं महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में, नितिन गडकरी जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो मैं पहली बार महाराष्ट्र की मंत्री बनी 2004 में। तो तब विदर्भ में, महाराष्ट्र में काम करने के बाद अचानक कहा जाता है चांदनी चौक से लड़ो, वहां भागे। 2009 का चुनाव में नहीं लड़ी क्योंकि मैं कार्यकर्ता की भांति काम कर रही थी। राजनाथ सिंह जी ने मुझे राष्ट्रीय मंत्री बनाया था। उसके बाद जीवन में पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने, नितिन गडकरी जी जब अध्यक्ष थे तब उन्होंने कहा कि मुझे इस बच्चे के काबिलियत पे, मैं उम्र छोटी थी, कि इसकी काबिलियत पे भरोसा है कि सिर्फ वक्ता नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के नाते, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते काम कर सकते हैं। तो मुझे गुजरात से पहली बार सांसद चुना गया। तो जो लोग मेरी राजनीति को देखते हैं उनके सामने शायद ये पृष्ठभूमि कभी वो उसका न मंथन करते हैं ना सोचते हैं। उनको लगता है अकस्मात में 2014 में अमेठी लड़ने आ गए। अब जब अमेठी 2014 में लड़ने का मुझे आदेश हुआ, राजनाथ जी अध्यक्ष थे, यहाँ पर 60% बूथों पर मुझे एक भी व्यक्ति टेबल लगाने के लिए नहीं मिला था। एक विख्यात एडिटर हैं प्रभु चावला जी, आपकी राइवल चैनल से, लेकिन फील्ड में हमारे सीनियर हैं।
उन्हें एक इंटरव्यू किया था मुलायम सिंह यादव जी के साथ, और मुलायम सिंह जी ने कहा था, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी के उस चुनावी कैंपेन की अमेठी में अंतिम जो उनकी पूरी कैंपेन की रैली थी वो अमेठी में हुई थी। उसको देख के कांग्रेस के खेमे में घबराहट थी कि मोदी आए हैं, पूरा अमेठी इकट्ठा हो गया, क्या करें। तो सोनिया जी ने, ये मुलायम सिंह जी के शब्द हैं, उनको फोन करके कहा मेरे बेटे के लिए 1 लाख वोट ट्रांसफर कर दो। तो आपने 14 का आंकड़ा गिनाया, अगर मुलायम सिंह जी उस वक्त मदद नहीं करते तो मेरे और राहुल गांधी के बीच सिर्फ 7,000 वोटों का फर्क रह गया था। इसका मतलब ये कि मुलायम सिंह जी की मदद से राहुल गांधी जीते थे 2014 का। हाँ, ये तो दुनिया जानती है, अमेठी का बच्चा बच्चा जानता है, और उन्होंने स्वयं कहा है और इसको कभी झुटलाया नहीं है। क्या मतलब 2019 में वो मदद नहीं हो पाई? मुझे ऐसा लगता है 2014 और 19 के बीच का फर्क क्या था। 14 में मुलायम सिंह ने कहा, इसका मतलब 7,000 का फर्क रह गया। एक ऐसे कैंडिडेट जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी का, जो तीनों दलों की मदद से लड़ रहा है, और एक साधारण घर की एक राजनीतिक कार्यकर्ता भाजपा की। 2019 तक फर्क क्या हुआ, हमारे यहाँ लगभग 2000 बूथ हैं, उन बूथों पर कार्यकर्ता खड़े हो गए। ये वो जगह है जहां पे कांग्रेस की खिलाफत में तुम झंडा लगा दो अगर, तो पुलिस पीट के तुमको जेल कर देती थी, और लोग कहते थे हमको नहीं फंसना भैया, हमको कोई मारेगा पीटेगा। 14 में अगर आप चाहें तो मेरा ट्वीट एक है, उसको आप अगर निकालें कभी रिसर्च की दृष्टि से, उसमें रात को 12 बजे मैंने लिखा है कि जगदीशपुर के गांव में मेरे कार्यकर्ताओं को नशे की हालत में, पूरे गांव को पुलिस ने मोदी की रैली के बाद घेर लिया है, गांव से भाजपा के कार्यकर्ताओं को निकाल के पीट रहे हैं। 2014 का वाकया है। मतलब बीजेपी के लोगों के खिलाफ गुंडागर्दी होती थी। जी जी, 14 में केंद्र में आपको याद दिला दूं, कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में सपा की सरकार थी, और ये मेरा तब का बयान है जो आज भी गूगल करेंगे या ट्विटर देखेंगे तो आपको मिलेगा। 19 में हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता खड़ा हो गया, क्योंकि 14 से 19 तक हमने हारने के बावजूद, और मैंने वादा किया था, मैं नहीं जानती कौन लड़ेगा अमेठी 19 में, लेकिन हम हर बूथ पर काम करेंगे, हर गांव में काम करेंगे। जनता खड़ी हो गई हमारे साथ, वहां वो 3 दल थे, और 19 में भी नीरज जी, मुझे जो वोट मिला, भाजपा को जो वोट मिला, वो अमेठी के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट था। मतलब गांधी खानदान भी उतना वोट नहीं पाए थे जितना भाजपा 19 के चुनाव में पाई थी। तो 2024 को लेकर कितना आश्वस्त हैं? क्योंकि 2024 में तो 2 लड़के भी हैं, और लड़की हूँ लड़ सकती, लड़की हूँ लड़ सकती और नारा देने वाली एक लड़की भी है। अंग्रेजी में एक शब्द है कंप्लेसेंसी, आप जो कहते हैं ना आश्वस्त। मेरा ये मानना है कि जो उस कार्यकर्ता की भूमिका में मैं अमेठी में काम करती हूँ, मैंने अपने पूरे संगठन यात्रा में की, मैं भी एक मतलब प्रभु की कृपा से एक विख्यात अभिनेत्री थी। मैं कह सकती थी कि भाई मैं ऐसी ऐसी वाली राजनीति करूंगी, मैं 1-2 डायलॉग्स बोलूंगी, मैंने नहीं किया। मैंने संगठन में पूरी निष्ठा के साथ जितना संभव था मेरे लिए मैंने काम किया, और संगठन में पायदान दर पायदान में काम करने के बाद मेरे नेतृत्व ने यहाँ पहुंचाया। उसके पीछे कारण यह है कि मैं कभी कंप्लेसेंट नहीं रही, आराम से आश्वस्त नहीं रही। एक संगठन की पृष्ठभूमि में एक व्यक्ति को इतना काम मिलना, मौका मिलना, हम दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दलों में से हैं, तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, ना ही चुनाव को। 2022 में आप लड़की हूं लड़ सकती हूं या परिवार की बात कर रहे हैं, 2022 में परिवार के पास ही प्रभार था अमेठी में चुनाव लड़वाने का, विधानसभा। प्रियंका गांधी, हाँ, श्रीमती वाड्रा के पास पूरा परिवार लड़ रहा था, और अमेठी में तो विशेष गांधी खानदान साथ साथ आ रहा था, रैलीज कर रहे थे, बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने किए। 2022 तक हर बूथ पर मेरे पास 10 कार्यकर्ता थे, मतलब 20,000 कार्यकर्ता पूरी अमेठी में थे। 5 विधानसभाएं हमारी, 4 में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, 5वीं में 66,000 वोट मिला जगदीशपुर में। अगर आप पूरा टोटल 2022 के चुनाव का कांग्रेस पार्टी का निकाल लें, वो है 1,40,000 के लगभग। राहुल गांधी को 2019 में 4,13,000 वोट मिले थे, और अगर आप 2022 का आंकड़ा देखते हैं तो वो ढल के 1,40,000 तक है, तो 3 लाख वोट उनका छूट गया था। तो अगर कांग्रेस पार्टी, मतलब चुनौती नहीं, अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ने आते भी हैं 2024, मैंने दोबारा कहा, कंप्लेसेंसी या लोकतंत्र के प्रति अनादर कि हाँ ठीक है जो भी आएगा, वो घमंड मुझ में नहीं है। मैं जो आपको बात कह रही हूँ वो गणित के और यहाँ पे अनुभव के आधार पे कह रही हूँ। 2022 तक हमारे यहाँ बूथों में, और आज भी 60,000 कार्यकर्ता है। तो जब हम 10,000 थे तब हम जीते, आज हम 60,000 हैं।
तो मतलब जीत के लिए आश्वस्त। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि हो सकता है कि राहुल ना लड़े, प्रियंका गांधी जो भी लड़े, लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है। विषय क्या है, आपको पहले जाके मायावती जी के पांव पड़ के वोट मांगना पड़ेगा, उनका सहयोग मांगना पड़ेगा। फिर जिस मुलायम सिंह जी को आपने कभी भोजन के लिए बिठाया नहीं, उनके बेटे के पास जाके आपको झुकना पड़ेगा। वो झुके, वो उनकी जरूरत है। लेकिन मेरा ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी की अमेठी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? 19 में हमने भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष को हराया। वो तो इतिहास बन चुका है, उसको तो पलट नहीं सकते। 22 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पे कांग्रेस की जमानत जब्त की, उस इतिहास को नहीं बदल सकते। भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनवाया अमेठी में, जो कभी नहीं हुआ। आप जिस क्षेत्र में आज बैठे हैं, गौरीगंज, जब से यहाँ की नगर पालिका बनी है तब से लेकर आज तक बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीती थी, अब जीती है। मुसाफिर खाना, जब से मुसाफिर खाना की नगर पालिका बनी, कभी नहीं जीते थे, जीते हैं। 2 MLC हैं। इनफैक्ट MLC के चुनाव में वोट देने वाली मैं पहली सांसद हूँ। मतलब भाजपा के कैडर को अमेठी में लीडर मिल गया। भाजपा का लीडर एक ही है, नरेंद्र मोदी। भाजपा का अध्यक्ष एक ही है, नड्डा जी। लेकिन भाजपा की ये फितरत रही है, स्वभाव रहा है कि संगठन को जितना हम सशक्त करते हैं उतना ही जनता से हमारा संपर्क और संवाद और बढ़ता है। स्मृति जी, एक बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि यदि पार्टी आपकी कहती है कि स्मृति जी आपको कल वायनाड से चुनाव लड़ना है 2024, तो तैयार हैं आप? आपकी हेडलाइन के लिए बहुत अच्छा है। अब मेरा ये मानना है कि पार्टी कहाँ से किसको लड़ने को बोलेगी ये ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ। इसीलिए मैंने पहले कहा। लेकिन मैंने आपको नीरज जी जो मेरा राजनीतिक जीवन अभी समझाया, मेरा राजनीतिक जीवन तब भी था जब मैंने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। और मात्र राजनीति में मेरा योगदान नहीं, मेरा मीडिया की दृष्टि से भी योगदान रहा जब मेरा कोई गांधी खानदान से सरोकार नहीं था। गत 9 वर्षों में अगर आप मुझे मंत्री के नाते देखें, मैंने लगभग 7 अलग अलग कानूनों को दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित कराए। अब आप क्योंकि पार्लियामेंट भी कवर करते हैं, आप जानते हैं कि सर्वसम्मति से सभी राजनीतिक दलों से 7 बिल पास करवाना आसान नहीं है। आपने पार्लियामेंट कोई भी लेजिस्लेटिव मूवमेंट करना, चाहे बिल का विड्रॉल हो, चाहे इंट्रोडक्शन करके पास कराना हो, 5-6 ऐसे काम करने में बहुत मुश्किल होती है। ये मैं कर चुकी हूँ। आज हमारे देश की जो शिक्षा नीति है उसमें मैं योगदान दे चुकी हूँ, फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट कर चुकी हूँ। आज हमारे देश में जब विपदा आई पैंडेमिक की, प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश में, उनके नेतृत्व में PPE सूट हमारे देश ने कभी नहीं बनवाया था। टेक्सटाइल मंत्री के नाते मैं ये कर चुकी हूँ। आज डिजिटल जमाना है, हमारे देश में पहला मूक्स प्लेटफॉर्म की उच्च शिक्षा डिजिटली व्यवस्था हो, वो मैं 2014-15 में कर चुकी हूँ। और जब प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से आह्वान किया था कि हर स्कूल में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट बनवाया जाए, तब शिक्षा मंत्री मैं थी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मेरा पूरा जीवन गांधी खानदान केंद्रित है, बड़ी विनम्रता से उनसे कहना चाहती हूँ, आज मैं 47 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैंने इतने सारे अपने राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना से अपने नेतृत्व के आदेश अनुसार काम किया है। स्मृति जी, आपने चूंकि पार्लियामेंट का जिक्र किया, हम लोगों ने अक्सर देखा कि जब भी आप पार्लियामेंट में बोलने के लिए खड़ी होती हैं या कोई विषय होता है तो अचानक आप पर बड़ा तेज अटैक होता है और अक्सर ये कहा भी जाता है कि गांधी परिवार सामने होता है तो स्मृति ईरानी जी खुद आक्रामक हो जाती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है नीरज जी, ये बहुत सारे आपसे ही क्यों झगड़ा होता है? बहुत सारे नैरेटिव्स को सूट करता है। ये सिर्फ पार्लियामेंट, क्योंकि आप पत्रकार राजनीति के बहुत सारे मंत्रालयों से भी संबद्ध हैं, आपने विपक्ष को सत्ता में देखा है, हमको विपक्ष में देखा है, और आप सीनियर पत्रकार हैं, तो ये बोलने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इस सवाल के 3 जवाब हैं और मैं मीडिया की पृष्ठभूमि से पहले बोलना चाहती हूँ। जो चैनल आज आपका है, वो चैनल एक वक्त में उस चैनल का हिस्सा होता था जिसमें मैं सास बहू करती थी, सही है? न्यूज आप करते थे, एंटरटेनमेंट कार्यक्रम वो आज भी चल रहा है। हाँ, अब 20 साल पूरे होने जा रहे हैं। सास बहू साजिश जो आपकी चैनल का सबसे विख्यात शो है, उसकी पहली शो में पहला काम करने वाली जो किरदार थी वो मैं थी।
विभा नाम की आपकी एक रिपोर्टर होती थी, वो आके मेरा इंटरव्यू लेती थी। आज भी एक और चैनल का नाम ले रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। टाइम्स नाउ में एक कैमरामैन, जैसे ये कैमरामैन साहब है, जब मैं नौकरी करती थी असिस्टेंट की चैनल में, तो मुझे याद है मेरे पास पैसे नहीं थे। आर.के. यादव उसका नाम है। मैंने कहा आर.के. मेरे पास पैसे नहीं है, ट्रेन के पास के पैसे दे देगा। 90 रुपये उसने मुझे दिए थे। आज जब विभा मुझसे बात करेंगी तो उन्हें इस बात का घमंड नहीं होगा, अरे छटाक भर की एक्टर थी, अब कैबिनेट मंत्री बन के नीरज पांडे के साथ सीरियस न्यूज का इंटरव्यू कर रही है। आर.के. यादव आज भी मुझे पार्लियामेंट में मेरा इंटरव्यू या मेरा कवरेज करते मिलते हैं। मैं आज पहली बार उनका नाम ले रही हूँ। उन्होंने कभी ये घमंड नहीं किया कि मैं उसको जानता था, उसके पास 90 रुपए तक नहीं थे ट्रेन के लिए, मैंने दिए। तो कई बार जब मीडिया से मेरा तारुफ होता है, जिन लोगों के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, मेरी खुशकिस्मती है कि उनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो उदार मन के हैं, जिन्हें इस बात का गौरव है कि हाँ हमारे साथ असिस्टेंट थी, हाँ हम इससे चाय मंगवाते थे, हाँ इसकी जेब में पैसा नहीं होता था, लेकिन उनके मन में कभी कटुता नहीं हुई। कुछ ऐसे भी मीडिया के मित्र हैं जिन्हें कांग्रेस का राज ज्यादा सुहाता था, पद्म पुरस्कार उनको मिल चुका था, उनकी अलग सोच थी, आज आएगी इसको निपट लेंगे। तो तब उनको इस बात का बहुत गुस्सा होता था कि अच्छा हम अटैक कर रहे हैं, इसके पास जवाब है, और अगर मैं तीखा जवाब दे दूं तो बाहर जाके कहते बड़ी गुस्सेल है। तो ये चित भी मेरी पट भी मरी। जहां तक गांधी परिवार का सवाल है, उनकी मैं दुखती रग हूं। जिस बेटे को उनकी माताजी एक अलग दृष्टिकोण से देखती है, उस बेटे को मात देने वाली साधारण परिवार की मैं औरत हूं। तो इस बार भी जब सदन में मैं बोली, मैं स्तब्ध थी कि श्रीमती गांधी ने वहां पर सबको बोला, वो पूरा चित्र तो पूरी दुनिया ने देखा है कि बोलो, इस पे चिल्लाओ। मतलब जब एक वक्त हमारी मीडिया ने देखा था कि श्रीमती गांधी को देख के लोग कहते थे कि सोनिया जी तो बड़ी सभ्य है, सौम्य है, मैंने सामने देखा है कि बोलो कि चिल्लाओ। मतलब ये केवल नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि आप लड़ाकू हैं, कोई झगड़ालू हैं। देखिए मैं उन औरतों में से हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। नहीं ऐसा है, मैं उन औरतों में से हूँ जो अगर आप गाल पे एक तमाचा मारे तो मैं दूसरा गाल आगे नहीं करूंगी, हाथ तोड़ दूंगी। अगर इसका मतलब है कि मैं गुस्सेल हूँ, अगर मैं आत्मसम्मान की दृष्टि से जवाब देती हूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नीरज जी, निश्चित रूप से जो सामान्य परिवार से है, जिंदगी भर उसको एहसास दिलाया जाता है कि तुम सामान्य हो, चाहे वो कितनी भी उपलब्धि कर ले। तो अगर आप इस मुद्रा में आएंगे कि आप मेरा अपमान करेंगे, अगर आप इस मुद्रा में आएंगे कि आप मेरे व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालेंगे, और अगर आप मेरे नेतृत्व के बारे में उल जलूल बातें करेंगे, तो मैं राजनीति से परे मेरा जो असली स्वभाव है उसमें आऊंगी। अगर आप देश के महामहिम राष्ट्रपति का अपमान करेंगे, एक आदिवासी परिवार की महिला, मैं उनको जानती हूँ, मैंने वर्षों उनके साथ काम किया है, मेरा गुस्सा होना स्वाभाविक है कि हमारे देश की सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, वो महिला इतने गौरव वाले पद पे पहुंचने के बाद भी आप उसे जलील करते हो। मैंने वो नज़ारा देखा है जब सुमित्रा महाजन जी हमारी स्पीकर हुआ करती थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, आपको याद होगा, अपनी शर्ट उतार के वहां खड़े हो गए थे उस महिला के सामने। तो मुझे लगता है बीजेपी से संबद्ध कई महिलाएं हैं जिनका अगर आप फैक्ट्स के ऊपर अगर उन पर प्रहार नहीं कर सकते, तो इस प्रकार से जलील करने का एक इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का, ये नया नहीं है। तो जो राष्ट्रपति को नहीं बख्शते नीरज, जो मुझे बख्श देंगे। एक और भी बड़ी चीज हम लोगों ने अक्सर देखा है, चूंकि एक आपका फोटो बहुत पुराना हमेशा आ जाता है जब भी सरकार को टारगेट करते हैं महंगाई के विषय पर, तो अक्सर आपका वो सिलेंडर वाला फोटो विपक्ष सामने लेकर आ जाता है कि महंगाई पर अब क्यों बात नहीं हो रही। तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष सरकार को घेरते घेरते हमेशा आपको फ्रंट पे क्यों रखता है? देखिए, फोटो आपकी, विपक्ष का हमला सरकार पर। विपक्ष नहीं, कांग्रेस पार्टी, इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष नहीं कांग्रेस पार्टी, क्योंकि विपक्ष के बाकी दलों को पता है कि मैं पेट्रोलियम मंत्री नहीं हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी मुख्यतः मेरे फोटोग्राफ का इस्तेमाल करती है, जो धर्मतला वेस्ट बंगाल की फोटोग्राफ है। मेरा 2-3 इस विषय पे बोलना है। एक, अगर आप जनवरी 2014 जब यूपीए की सरकार थी तब सिलेंडर का दाम निकाल लें, तो वो दाम आज के दाम से ज्यादा था, ये तो सत्य है। अगर आप 2012 से लेकर 14 तक इन्फ्लेशन का आप अगर नंबर निकाल लें, तो 28 में से 22 महीने
इन्फ्लेशन की दर, महंगाई की दर आज के दर से ज्यादा है, कुछ महीने तो डबल डिजिट रही है। लेकिन कांग्रेस कभी भी सत्य के संदर्भ में चर्चा नहीं करती। 2009-10 का अगर आप कांग्रेस का इतिहास आर्थिक उठा के देख लें, तब 1,30,000 करोड़ से ज्यादा ऑयल का बॉन्ड निकालते वक्त मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी पर ये मैं आर्थिक बोझ छोड़कर जा रहा हूं। 2026 तक उस बोझ को उतारते उतारते मोदी सरकार को 3 लाख करोड़ रुपया देना पड़ेगा। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, अगर आप अपनी सब्सिडी छोड़ सकते हैं, गरीब के लिए छोड़ दें। 1 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री का सहारा दिया। 8 करोड़ लोगों को आप उज्ज्वला, लेकिन आप उज्ज्वला 2 का नंबर देखेंगे तो लगभग 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को, गरीब महिलाओं को सिलेंडर मिला। ये चर्चा कांग्रेस कभी नहीं करेगी। रेगुलेटर, स्टोव और सिलेंडर का आपको याद है, एक जमाने में हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट देते थे। भारत सरकार 3,600 रुपए का वो पूरा खर्चा अपने सर पर लेती है और 12 सिलेंडर का रिफिल 200 रुपए प्रति रिफिल देती है, मतलब 2,400 रुपया। ठीक है, 3,600 और 2,400 रुपया अगर आप पकड़े तो हो गया 6,000 रुपया। 9 करोड़ 60 लाख गरीब औरतों को सिर्फ सिलेंडर के लिए भारत सरकार ये व्यवस्था करके देती है, प्लस 3 लाख करोड़ का कर्जा जो मनमोहन सिंह जी ने लिया वो भी भरती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस विषय पर हमने चर्चा नहीं की। उनका शो जब भी होता है मुझ जैसे, और आप पहले पत्रकार नहीं जिसको मैंने विश्लेषण दिया है, ये सत्य है, लेकिन वो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। मेरा प्रश्न ये है कि जब जनवरी 2014 में ये महंगाई के दर थे, तब तो कोई कोविड नहीं था, घोटालों में पैसा गया था ना। लेकिन बार बार केवल सिलेंडर ही नहीं, दूसरे जो विषय हैं, चाहे खाद्य पदार्थ हो, चाहे टमाटर हो, चाहे प्याज हो, 13 रुपए वाला करते हैं। हाँ यस, तो वो सीरियल, तो क्या आपको लगता है कि महंगाई दर बढ़ी नहीं या महंगाई बढ़ी नहीं? ऐसा है, किसी ने भी इस विषय पर ये नहीं कहा कि देश में क्या विदेश में भी कोविड के बाद आर्थिक परिस्थितियों की दृष्टिकोण से बहुत सारी चुनौतियां आई हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार कहता है 13 रुपए प्रति माह आप चीनी क्यों नहीं दे रहे। अरे 12,900 रुपए अगर आप सिर्फ जो अनाज मुफ्त का मिलता है उसी को टोटल कर लें तो 12,900 रुपए प्रति वर्ष दिया जाता है। अब जनता क्या कहेगी, मुझे 13 रुपया चाहिए कि 12,900 रुपया चाहिए। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है हर बार, राहुल गांधी आके कहते हैं हम न्याय स्कीम लाएंगे, यही कहती है ना। न्याय स्कीम क्या है कि हम 5 करोड़ लोगों को 72,000 रुपए देंगे। कांग्रेस पार्टी ये कहती है, आपको आज मैं गिनवा देती हूँ, 10 करोड़ परिवार मतलब 50 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी साल में 5 लाख रुपए का मुफ्त का इलाज देते हैं। 1,20,000 रुपए का घर का काम, जो घर बनाने का पैसा वो देते हैं। 6,000 रुपया वो किसान को हर साल देते हैं। गर्भवती औरत है तो मातृवंदना योजना के अंतर्गत उसको 6,000 और मिलता है। 12,000 मिलता है टॉयलेट बनाने का। वैक्सीन में अगर एक डोज 600 रुपए की है तो कम से कम 2 या 3 डोज तो लगाएं सब। तो मैडम ये फ्री भी नहीं हुआ? मैं वही तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या चाहते थे कि पैंडेमिक आ रहा है, लोगों को अपने देश में हम मरने देते, लोगों को भूखा रहने देते? क्योंकि इसी बात को लेकर विपक्ष बार बार, कांग्रेस हमेशा कहता है कि कि आप हम पे आरोप लगाते हैं और आप खुद बांटते हैं कि गरीब को अनाज मुफ्त में ना दो। जब कोविड आया कांग्रेस ने तब क्या कहा कि विदेश से वैक्सीन लाओ। मोदी ने क्या कहा, देश में वैक्सीन बनाओ। करेक्ट? कांग्रेस ने तब क्या कहा? अरे आप अमेठी की बात ले ली नीरज जी, इतना रोना धोना किया उन्होंने कि अमेठी मेरा परिवार है, रायबरेली साथ में है, पलट कर एक बार नहीं आए, कोविड में नहीं आए। परिवार में कोई अपनों को अकेला छोड़ देता है मरने के लिए? अमेठी एकमात्र क्षेत्र है जहां पे मैं धड़ल्ले से कह सकती हूँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक मृत्यु नहीं हुई। क्यों? सांसद सड़क पे था जब मौत मंडरा रही थी। आप मुझे वो तो हम लोगों ने देखा कि आप कोरोना के समय पे आप 7 वाली लोकसभा में देखिए, नहीं आते ये लोग। और मैं आज बोल सकती हूँ अमेठी, सिर्फ अमेठी और भाजपा के कई सांसद आपको कई आंकड़े गिनवा सकते हैं। नीरज जी, तब मैं पीपीई सूट वाला काम कर रही थी, इसका मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे पास समय था बहुत, लेकिन तब मैंने सांसद के नाते अमेठी में 70,000 अमेठी के लोगों को घर वापस पहुंचाया भारतीय रेल और उत्तर प्रदेश के प्रशासन की बसों के माध्यम से।
स्मृति जी, राहुल गांधी इस समय लद्दाख के दौरे पर हैं, आज कारगिल में थे। उन्होंने ये तो मानते नहीं थे कारगिल की विजय हमारा विजय दिवस था। वो तो अलग अब विषय है, क्या लेकिन मानते आज का हैं? विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या मानते हैं? आज उन्होंने कहा कि 2024 में हम नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। उनका ये 2014 में भी बोला था ना, 2019 में भी बोला था, आज बोल रहे हैं तो क्या फर्क है? नहीं, लेकिन इसके साथ उन्होंने आरोप भी लगाया है वो तो लगाते कि लद्दाख एक बड़ी ही स्ट्रेटेजिक जगह है और चीन हमारे घर में घुस आया है, लेकिन प्रधानमंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं, उनका कहना है। नेहरू जी ने क्या किया वो देश जानता है। राहुल जी को क्या लगता है देश पढ़ता लिखता नहीं है क्या? हम जानते हैं नेहरू जी ने कैसे जमीन दे दी, कहा कि वो घास का एक पत्ता नहीं उगता। ये सब गूगल करके जो आज की जनरेशन है, अगर उसने वो ना देखा हो पढ़ा हो, वो जाकर देख सकते हैं। विषय क्या है? मान लीजिए मैं आपको रिपोर्टर की भूमिका नहीं, वोटर की भूमिका से पूछते, आप मुझे बताइए राहुल गांधी का आर्थिक दृष्टिकोण क्या है? आपको पता है? राहुल गांधी कहते हैं मेक इन इंडिया बकवास है। मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? हिंदुस्तान अपने प्रतिभा के बल पे अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। उस नेता को हिंदुस्तान की काबिलियत पे भरोसा नहीं है। लेकिन उनके नेता है मनीष तिवारी, उन्होंने समर्थन किया है उनका, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र उस मोदी। नेता की मजबूरी है समर्थन करना। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको लगता है कि वो एंटरप्राइज है पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल पार्टी है। नहीं, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूंकि ब्रिक्स में गए हुए हैं, उन्होंने कहा कि चीन को हमारी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए, एलएसी का सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री के, लेकिन उस पर ही मनीष तिवारी ने सवाल खड़े कर दिए। ऐसा है, प्रधानमंत्री के डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स के बारे में अधिवक्ता जो एमईए के हैं वही अधिकृत हैं बोलने के लिए। अब ये राहुल गांधी की पार्टी तो नहीं है बिना जानकारी के अथवा बिना अधिकृत प्रवक्ता के कोई कुछ भी बोल दे। जैसे दिल्ली में आपने देखा एक प्रवक्ता कांग्रेस का कह रहा है हम सब लड़ रहे हैं, फिर दूसरा कांग्रेस का नेता आके कह रहा है प्रवक्ता के पास अधिकार नहीं है, फिर तीसरा नेता आकर कह रहा है कि नहीं साथ में लड़ रहे हैं, फिर चौथा नेता कह रहा है राहुल गांधी जी डिसाइड करेंगे। ये बीजेपी में इस प्रकार का विरोधाभास नहीं है। प्रधानमंत्री जी के डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स के बारे में और एंगेजमेंट्स के बारे में एक रिस्पॉन्सिबल संवैधानिक पद पर रहने की वजह से मेरा ये मानना है कि एमईए अपना वक्तव्य देगी। चूंकि मैं फिर से पार्लियामेंट पे आता हूं, चूंकि इस बार पार्लियामेंट बड़ी हंगामेदार रही, लेकिन उस दौरान राहुल गांधी जी के व्यवहार पर आपका क्या कहना है? क्योंकि उन्होंने जो आपने सवाल खड़े किए। देखिए ऐसा है, पार्लियामेंट हमारे संविधान की सबसे वो वरिष्ठ और सम्मानित पीठ है जहां पर देश के संकल्पों, देश के कानून, देश की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा होती है। ये वो जगह है जहां पर देश के नागरिक अपेक्षा करते हैं कि हमारे नेता जो चुन के जाएं वो एक मर्यादा की सीमा में अपना व्यवहार प्रस्तुत करें, क्योंकि पार्लियामेंट में ऐसा नहीं है कि घर पे झगड़ा चल रहा है, देश और विश्व पूरा देखता है। और ऐसी मर्यादित जगह में अमर्यादित व्यवहार पहली बार नहीं किया है गांधी खानदान ने। क्या हम राष्ट्र में और विशेषतः युवा पीढ़ी को इसकी गरिमा का एहसास दिला सकते हैं? दिला सकते हैं। तो मेरा मानना है, आज आप 3 पुरुष खड़े हैं एबीपी न्यूज के, क्या आप ऐसा व्यवहार अपने न्यूज नेटवर्क में किसी महिला के साथ करेंगे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, करेंगे? नहीं, वो तो ऑब्वियसली नहीं। हाँ, ठीक, आप न्यूज नेटवर्क में नहीं करेंगे। अगर आप बाहर जा रहे हैं, किसी महिला के साथ ऐसा कोई अभद्र व्यवहार करे या किसी बड़े के साथ अभद्र व्यवहार करे, क्या आपको वो अभद्र व्यवहार पसंद आएगा? नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा। तो जब हमारे सामान्य जीवन में ये पसंद नहीं आएगा तो वो देश की संसद है और हम और विशेष महिला प्रतिनिधि अपनी लोकसभा क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हमारी लोकसभा का सम्मान है जो हमें पार्लियामेंट में संरक्षित रखना है। तो अगर आपके प्लेस ऑफ वर्क में ये नहीं होना चाहिए तो मेरे प्लेस ऑफ वर्क में क्यों होना चाहिए? स्मृति जी, चूंकि आपका पॉलिटिकल आकलन बड़ा जबरदस्त रहता है, क्योंकि इस साल के अंत तक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पे है और विपक्ष पूरा एक इंडिया अलायंस के नाम से I.N.D.Alliance बिल्कुल एकजुट है और नाम में ही विभाजन है। उनका कहना है कि हम तो नाम में विभाजन है। क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनावों में
क्या स्थिति रहने वाली है और एनडीए को वो लोग चुनौती दे पाएंगे? मैं इतना ही कहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने प्रदेश संगठन के बल पर पूर्ण निष्ठा से चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हैं वो बाकी राज्य तो छोड़िए, दिल्ली में ही आपको एक दर्शन दे चुके हैं या बंगाल में आपको दर्शन दे चुके हैं कि चाहे पब्लिक कंजम्पशन के फोटो ऑप के लिए उनके चित्र सुहाने लगेंगे, लेकिन भीतर गाह की उन्हीं को अपेक्षा है अपने ही लोगों से। हमारे देश के बड़े उद्योगपति हैं गौतम अडानी, जी। अडानी ग्रुप। जब भी अडानी का जिक्र होता है वो सरकार को घेरने के लिए होता है। विपक्ष उनके बहुत सारे फोटो अशोक गहलोत जी के साथ है, ममता बनर्जी के साथ है, तमाम लोगों के साथ है, पार्लियामेंट में बोला है, रॉबर्ट वाड्रा के साथ है। देखिए, मैंने पहली बार ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में इसलिए बोला क्योंकि कांग्रेस ने आरोप मढ़ा कि हम इनका नाम लेते हैं, बीजेपी में से कोई कुछ बोल नहीं सकता, देखा सब सख्ते में आ गए। ये सब मेलोड्रामा वो लोग करते हैं। और गुजरातियों से पहले से ही गांधी खानदान को परहेज है। अब गौतम अडानी गुजराती हैं तो ये स्वाभाविक है कि उनको गुजराती पसंद नहीं है, तो ये वाला भी पसंद नहीं है। लेकिन विषय ये है, और मैंने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अगर इतने खराब हैं तो अशोक गहलोत जी ने उनके साथ एमओयू क्यों किया? अगर इतने खराब हैं तो भूपेश बघेल जी ने उनको आदिवासियों के मना करने के बाद भी प्रोजेक्ट क्यों दिया? अगर इतने खराब हैं तो पश्चिम बंगाल में वो डॉट अलायंस के ही तो व्यक्ति हैं, पश्चिम बंगाल में ममता जी ने उनको प्रोजेक्ट क्यों दिया? अगर इतने ही खराब हैं, केरल में उनके सहयोगियों ने उनको प्रोजेक्ट क्यों दिया? जब माता जी की सरकार थी उनकी तो 72,000 करोड़ का लोन कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने तब गौतम अडानी को क्यों दिया? और गौतम अडानी का पूरा धंधा जो है पोर्ट वाला, वो भी तब शुरू हुआ जब जमीन तब दी गई जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। वो क्यों दिया? क्योंकि अगर आपको लगता है व्यक्ति ठीक नहीं है, फिर आपको क्या उससे संबंध बनाने चाहिए? तो जीजा जी उनके साथ चले तब ठीक है। अशोक गहलोत, ममता बंदोपाध्याय, भूपेश बघेल उनके साथ काम करे वो ठीक है। सोनिया जी उनको 72,000 करोड़ दे तब ठीक है। मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री के नाते उनको जमीन दे दे वो ठीक है। और वो स्वेच्छा से अपने देश में काम करे क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री है तब ठीक नहीं है। ये मतलब केवल घेरने के लिए एक, मेरी समझ में नहीं आता। आपको अडानी घेरना है, अंबानी घेरना है किसी को, लेकिन क्यों घेरना है? आप क्या चाहते हैं? हमारे देश में कोई भी व्यवसाय ना करे, हमारे देश में कोई भी काम ना करे, हमारे देश में गरीब की कतार बढ़ती रहे। ऐसे कैसे संभव है कि 13.5 करोड़ लोगों ने मोदी जी के कार्यकाल में गरीबी को पीछे छोड़कर एक नया आसमान छूना चाहा? हम जो भी बोल रहे हैं नीरज जी, आपको आंकड़ों के आधार पे बोल रहे हैं, मतलब रिटोरिक नहीं दे रहे। ये तथ्य हैं जो आप क्रॉस मैच कर सकते हैं। स्मृति जी, आप उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा यहीं से उम्मीदें हैं। आप लोकसभा चुनाव को लेकर आपका क्या आकलन है और योगी आदित्यनाथ के शासन को आप किस तरह से देखती हैं? मैं योगी आदित्यनाथ जी के शासन का सबसे उत्तम उदाहरण यहाँ दे सकती हूँ, अमेठी का। देखिए, 2014 में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आई तो पिपरी नाम का हमारा एक गांव है, हलियापुर, सुल्तानपुर से थोड़ा लग के है लेकिन अमेठी लोकसभा क्षेत्र में है। हलियापुर के नागरिकों से जब मिली, उन्होंने कहा कि दीदी हम 50 साल से कह रहे हैं कटान में हमारी जमीनें बह रही हैं, किसी ने बांध का काम नहीं किया, हम इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। तब मैंने पिपरी के लोगों से कहा था कि आप चिंता ना करें, चुनाव बाद में आके बांध बनवाने का काम करूंगी। अखिलेश जी तब मुख्यमंत्री थे, मुझे याद है उमा दीदी तब मंत्री थी केंद्र में, जो आज जल शक्ति है उसकी। उमा दी के पास मैं गई थी, अखिलेश जी को बार बार हमने कहा, उन्होंने नहीं सुना। और तब वहां का विधायक सपा का था, तो ऐसा नहीं है कि कोई भाजपाई वहां से विधायक था, उस क्षेत्र का विधायक सपा का था। और मजे की बात यह है कि यहाँ पे सपा का विधायक जब रहा तब बांध नहीं बना, लेकिन जब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, हमारे एक निवेदन पर जो 50 साल से बांध नहीं बना था वो बांध बन गया। आप आज मेरे घर का मुआयना कर रहे हैं। हाँ, एक बार तो मैं भी आया था। हाँ, आप मेरे घर का मुआयना करने आ जाए। बाहर की जो सड़क है, यहाँ पे 15 घर थे, ये गांव है, ये कोई शहर नहीं है, अमेठी का गांव है। 25 साल से लोग एक सड़क मांग रहे थे और जो मांग रहे थे वो गांधी खानदान से संबद्ध किसान मोर्चा के कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। उनके बेटे जो है पत्रकार है पड़ोसी मेरा। तो 25 साल एक रोड नहीं बनाई, अस्पताल जाने का रास्ता नहीं था। वो योगी जी आए तो भी बनी है। तो
तो योगी जी के नेतृत्व को किस दृष्टि से देखते हो? और हम तो स्वयं यहाँ पर उसका मतलब उनकी नेतृत्व का और त्वरित रूप से हुआ ये। ऐसा नहीं कि हम भाग रहे हैं बार बार, भाई साहब कर दीजिए, नहीं ऐसा नहीं है। एक बार गए, बोला साहब इतने सालों से नहीं, अयोध्या से जोड़ने वाला अमेठी का, आप तो बाहर के वो हाईवे देख रहे हो, जीवन में कभी अमेठी में एक्सप्रेसवे नहीं बना था, छूता हुआ अमेठी पहली बार हुआ है। और एक ब्रिज है, हमारे 15 घर है अमेठी लोकसभा क्षेत्र के अयोध्या की तरफ, वहां जाता हुआ एक ब्रिज बना, जीवन में कभी नहीं बना था। जगदीशपुर में जाके देखिए। स्मृति ईरानी जी ने बहुत सारे मुद्दों पर हमारी उनकी बात हुई, बिना गुस्सा हुए उन्होंने पूरा इंटरव्यू कंप्लीट किया है। मुझे भी डर था कहीं मुझे भी गुस्सा झेलना ना पड़े, लेकिन इन्होंने पहले ही कहा गुस्सा नहीं होंगे। मैंने वादा लिया था आपसे, गुस्सा नहीं होंगे। झूठ मत बोलिएगा।